नमस्कार दोस्तों। साल 1992 का था, जगह रूस के इर्कुत्स्क शहर, जहां साइबेरियन पुलिस को एक महिला का शव मिलता है। शव का स्थिति इतनी भयानक था कि पुलिस देखकर शिहर जाते हैं, क्योंकि कातिल उस महिला को कुल्हाड़ी, हथौड़ा और चाकू का इस्तेमाल कर फाड़ दिया था। शव के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं था और देखने से ही ऐसा लग रहा था कि इसके साथ बलात्कार किया गया है। पुलिस अभी सोच विचार कर ही रहा था कि इस महिला को आखिर इतनी क्रूरता के साथ किसने और क्यों मारा कि एक सप्ताह के बाद एक दूसरे जिले में एक और महिला का शव मिलने का सूचना मिलता है। पुलिस जब वहां जाकर देखते हैं तो दंग रह जाते हैं, क्योंकि उस महिला का शव भी पहले वाले महिला के शव के जैसा था और उसी पैटर्न के तहत मारा गया था। पुलिस को यह समझने में जरा सा देर नहीं लगता है कि आखिर दोनों महिलाओं का कातिल एक ही है। पुलिस जोर से जांच शुरू कर देते हैं, मगर सबूत के अभाव के कारण कातिल का पता नहीं लगा पाते हैं। उधर पुलिस जांच कर रही थी, इधर कातिल 16 से लेकर 40 वर्ष के बीच की लड़कियों और महिलाओं के साथ बलात्कार कर मारते जा रहा था, क्योंकि पुलिस को हर महीने एक या दो लड़की या फिर महिलाओं का शव इसी तरह का मिलते जा रहा था। पुलिस हैरान थे, परेशान थे, वह पकड़ नहीं पा रहे थे इस कातिल को, क्योंकि कोई सुराग नहीं मिल रहा था उस कातिल का। वह कातिल एक भी सबूत नहीं छोड़ते थे उन महिलाओं के शव के पास, इसलिए पुलिस पूरी तरह से विवश हो चुका था। 1992 से लेकर 1997 ईस्वी तक इसी तरह के कत्ल को अंजाम देता रहा यह कातिल, मगर पुलिस अब तक सिर्फ जांच करती रही। पुलिस को अब तक कामयाबी हाथ नहीं लगा था। वजह यही था कि सबूत मिल ही नहीं रहे थे। कातिल पुलिस से हमेशा 2 कदम आगे ही चल रहा था। 1997 में यह खबर इतना अधिक फैल जाता है कि लोग अब पुलिस के ऊपर दबाव बनाने लगे थे। यह कहने लगे थे कि आखिर पुलिस कर क्या रही है, एक कातिल को पकड़ नहीं पा रहे हैं। महिलाएं असुरक्षित महसूस करने लगी थी। उधर पुलिस जांच तेज कर दिए थे, इधर कातिल बड़े आराम से महिलाओं का शिकार कर रहा था। यह सिलसिला 1992 ईस्वी से लेकर 2011 ईस्वी तक चलता रहा। आखिर आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कातिल कितना शातिर था कि 2 दशक तक पुलिस से बचता रहा और कत्ल को बड़े आराम से अंजाम देता रहा। पुलिस पूरी तरह से परेशान था। इसी दौरान जनवरी 2011 ईस्वी में एक अजनबी व्यक्ति का फोन आता है साइबेरियन पुलिस के पास। वह एक किशोरी के बारे में बात कर रहा था। वह बता रहे थे साइबेरियन पुलिस को कि साइबेरियन जंगल के बीचों बीच एक किशोरी बुरी तरह से घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। पुलिस उस अजनबी शख्स से सही लोकेशन पूछते हैं और जब पुलिस वहां जाकर देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उस किशोरी को भी वही कातिल मारा था। मारने के पैटर्न से यह दिख रहा था, मगर इस किशोरी की सांसें चल रही थी इतनी ठंड में भी। पुलिस जल्दीबाजी में उस किशोरी को हॉस्पिटल तक ले जाते हैं और वहां इलाज करने के बाद उस किशोरी को होश आ जाते हैं। उस किशोरी का नाम था स्वेतलाना। जब वह होश में आ जाती है तो पुलिस 26 जनवरी 2011 ईस्वी को उससे पूछताछ करने लगती है कि आखिर तुमको कौन ले गया था जंगल के बीचों बीच। वह किशोरी बताने लगती है कि वह एक पुलिस वाला था और वह मुझे अपने कार में लिफ्ट देने के बहाने बैठाया और जंगल की तरफ ले गया। फिर मुझे कपड़े उतारने के लिए विवश किया। इसके बाद मेरे साथ बलात्कार किया। फिर उन्होंने हथौड़ी, कुल्हाड़ी निकाल कर मुझे मारने का कोशिश किया। पुलिस को यह बात सुनकर उस समय यह लगा कि यह बच्ची अभी शायद सदमे में है और हम लोग तो इसे बचाए हैं, लेकिन यह बोल रहा है कि पुलिस वाले ही मुझे उठाकर वहां ले गए थे। उस किशोरी स्वेतलाना की बात को पुलिस हल्के में ले लेते हैं, मगर पुलिस को यहाँ एक और सुराग हाथ लगा था घटनास्थल पर। वह था कातिल के कार की टायर का निशान। जब पुलिस वाले उस कार के टायर का निशान देखते हैं तो फिर फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। फॉरेंसिक टीम उस कार के टायर के निशान से उस कार को बनाने का कोशिश करते हैं, तो जो कार बनकर सामने उभरता है वह था लाडा 4x4, जो कि उस समय तक सिर्फ पुलिस वाले ही इस्तेमाल करते थे। पुलिस को तुरंत उस किशोरी की बात याद आ जाता है कि आखिर शायद वह किशोरी भी झूठ नहीं बोल रही है। हो सकता है कातिल पुलिस से संबंध रखता है या फिर वह एक पुलिस वाला है। फिर जांच टीम इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और इर्कुत्स्क और अंगारस के जितने भी पुलिस वाले थे उसे बुलाते हैं और उसका डीएनए टेस्ट लेते हैं। जब डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट 2 महीना के बाद जांच टीम के पास आते हैं तो देखकर दंग रह जाते हैं। वह देखते हैं कि एक पुलिस वाला का डीएनए टेस्ट यानी कि शुक्राणु टेस्ट जो हुआ था वह 100% मैच कर रहा है पीड़िता के शुक्राणु टेस्ट से। वह पुलिस वाला कोई और नहीं बल्कि मिखाइल पॉवकोव था। फिर पुलिस उसे हिरासत में ले लेते हैं और पूछताछ करना शुरू कर देते हैं।
पहले तो मिखाइल पॉपकॉव कबूल नहीं करते हैं। वह कहते हैं कि मैं किसी का बलात्कार कैसे कर सकता हूँ जबकि मैं एक नपुंसक हूँ। मगर जब कड़ाई से पूछना शुरू कर देते हैं तब फिर मिखाइल पॉपकॉव कोई भी ऐसी बात नहीं था जिसे वह छिपाते हैं। वह सारे गुनाह को कबूल कर लेते हैं। वह कहते हैं कि मैंने ही इस किशोरी श्वेतलाना को उस जंगल में ले गया था, उसका बलात्कार कर उसे मारने का कोशिश किया था। फिर पुलिस आगे मिखाइल पॉपकॉव से पूछने लगते हैं कि तुमने इस तरह के और कितनी लड़कियां और महिलाओं के साथ बलात्कार कर उसे मारा है। मिखाइल पॉपकॉव कहने लगते हैं कि मैंने सिर्फ 24 लड़कियां और महिलाओं के साथ बलात्कार किया और उसे मारा हूँ। मगर यह एक बहुत बड़ी हैरान करने वाली बात थी, क्योंकि पुलिस को अब तक लगभग 90 महिला और लड़कियों का शव इसी तरह की भयावह स्थिति में मिल चुका था। पुलिस और कड़ाई से पूछने लगते हैं, मगर मिखाइल पॉपकॉव सिर्फ 24 महिलाओं के साथ बलात्कार करने की बात को ही उस समय तक कबूल करता है। मगर यहाँ सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात यह था, जो पुलिस मिखाइल पॉपकॉव से पूछते हैं कि तुम एक पुलिस वाला हो और पुलिस वाला होने के नाते तुमने लगभग 100 लड़कियों और महिलाओं के साथ बलात्कार किया, उसे मौत के घाट उतारा, क्यों? तब मिखाइल पॉपकॉव पूरी इतिहास बताना शुरू कर देते हैं। तो इस क्राइम स्टोरी का अब तक सिर्फ पार्ट 1 चल रहा था, अब पार्ट 2 शुरू होता है। कहानी मत छोड़ो यार, कहानी तो अभी शुरू हुई है, ये तो सिर्फ पार्ट 1 था, रियल मजा तो अब आने वाली है। तो फिर जब जांच टीम यह पूछते हैं मिखाइल पॉपकॉव से कि तुम एक पुलिस वाला होने के बावजूद इतनी लड़कियां और महिलाओं के साथ बलात्कार किया और उसे मार डाला, क्यों? तो ये जानने के लिए अब इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको इस कहानी का जो वास्तविकता है वह पता चल सके। मिखाइल पॉपकॉव का जन्म 7 मार्च 1964 ईस्वी को साइबेरिया में ही हुआ था। मिखाइल पॉपकॉव की मां शराबी थी और वह रोजाना दुर्व्यवहार किया करती थी। वह पब और फिर बार जाया करती थी। सिर्फ यही नहीं, उसकी मां कभी कभी वेश्यावृत्ति भी किया करती थी। जब मिखाइल पॉपकॉव थोड़ा बड़ा होता है तो बचपन में उसकी मां मिखाइल पॉपकॉव के साथ भी दुर्व्यवहार किया करती थी। और सिर्फ उसकी मां ही नहीं, बल्कि उसकी मां के साथ जितनी भी महिलाएं थी जो पब में जाती थी, वेश्यावृत्ति करती थी, कभी कभी वह भी मिखाइल पॉपकॉव के साथ दुर्व्यवहार किया करती थी। उस समय मिखाइल पॉपकॉव यह ठान लिया था कि यदि मैं बड़ा हुआ तो इस तरह के महिलाओं को और इस तरह की गंदगी को मैं इस समाज से साफ कर दूंगा। जब वह बड़ा होता है, उसकी उम्र 20 वर्ष का होता है, तब वह रूसियन पुलिस में भर्ती हो जाता है। वह पुलिस का काम बखूबी बड़ी ईमानदारी से किया करता था। उसकी ईमानदारी को देखते हुए महज 1-2 साल में ही उसे पुलिस उप प्रमुख बना दिया जाता है। मगर पुलिस उप प्रमुख के पद में रहते हुए उसे एक महिला पुलिस से प्यार हो जाता है, जिसका नाम एलेना थी। और यह प्यार शादी में परिवर्तित हो जाता है और दोनों एक दूसरे से शादी भी कर लेते हैं। यहाँ मिखाइल पॉपकॉव भी पुलिस में काम करते थे और उसकी पत्नी एलेना भी। मगर मिखाइल पॉपकॉव एलेना के साथ शादी करके बहुत खुश थे और दोनों बड़ी खुशी खुशी से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। फिर उसके घर में एक नन्ही मेहमान आती है, उसकी बेटी एरेतिना, जो आगे चलकर एक स्कूल टीचर बनती है। इधर मिखाइल पॉपकॉव दिन में अपनी ड्यूटी बड़े ईमानदारी से कर रहे थे और उसकी पत्नी भी अपनी ड्यूटी, क्योंकि उसकी पत्नी भी पुलिस में थी। मगर एक दिन मिखाइल पॉपकॉव अपने कार्यालय से घर जा रहे थे अपनी ड्यूटी पूरी करके। जब वह घर जा रहे थे तो रास्ते में उसके एक सहयोगी का घर था। जब वह उधर देखते हैं तो वह देखते हैं कि उसकी पत्नी उसके सहयोगी के साथ बैठकर कुछ बातें कर रही है और उसके सहयोगी के घर में तीसरा कोई व्यक्ति भी नहीं था। मिखाइल पॉपकॉव को शक हो जाता है अपने पत्नी के ऊपर। उस शक को मिटाने के लिए वह भी अपने सहयोगी के घर की तरफ जाने लगता है। दरवाज़ा खटखटाता है, उसका सहयोगी दरवाज़ा खोल देते हैं। मिखाइल पॉपकॉव का नज़र अपने सहयोगी के घर के कूड़ेदानी में पड़ता है। वह देखते हैं कि उस कूड़ेदानी में 2 यूज किया हुआ कंडोम है। अब मिखाइल पॉपकॉव का शक और भी गंभीर हो जाता है जो उन्होंने अपनी पत्नी के ऊपर किया था। उसे लगने लगता है कि मेरी पत्नी पराये मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाती है और पराये मर्दों के साथ संबंध रखती है। यह सोचकर मिखाइल पॉपकॉव बुरी तरह टूट जाता है। उसे लगने लगता है कि अब उसकी ज़िंदगी पूरी तरह टूट चुका है। फिर बचपन में जो उसकी माँ उसके साथ दुर्व्यवहार की थी और अब उसकी पत्नी भी जब पराये मर्दों के साथ संबंध रखती थी तो उसे रहा नहीं जाता है और वह सोचने लगता है एक दिन कि इस समाज में जितना भी इस तरह की गंदी और बदचलन महिला है, उसे यहाँ जीने का कोई हक नहीं है। अब मिखाइल पॉपकॉव यह सोचने लगते हैं कि इस समाज में जितने भी इस तरह के बदचलन महिला हैं, जो शराब पीती है, पब जाती है, वेश्यावृत्ति करती है, इस तरह के महिला को मैं चुन चुन करके मार दूंगा। फिर क्या शुरू होता है एक पुलिस उप प्रमुख का सीरियल किलर की जिंदगी, और वह अब रख चुका था क्राइम की दुनिया में कदम। वह अपने तरीके से अपने समाज की गंदगी को साफ कर रहा था। फिर मिखाइल पॉपकॉव अब शुरू करता है एक दोहरी जिंदगी को, और दोहरी जिंदगी था एक सीरियल किलर का। वह
पुलिस के गाड़ी का भी इस्तेमाल करता था, पुलिस का वर्दी का भी इस्तेमाल करता था और रात में अकेले पेट्रोलिंग करता था। वह पब, बार और वेश्यावृत्ति खाने के बाहर हमेशा घूमते रहता था। और अब मिखाइल पॉपकॉव सिर्फ उन लड़कियों और महिलाओं को अपना निशाना बनाता था जो पब जाती हो, बार में जाती हो या वेश्यावृत्ति करती हो, जो शराब पीती हो और दूसरे को बर्बाद किया करती हो। फिर जो भी महिलाएं उसे नशे में दिखती, उसे लिफ्ट देने के बहाने अपने गाड़ी में बैठा लेता और फिर उसे सुनसान जगह ले जाया करता था। सुनसान जगह ले जाने के बाद उसे कपड़े उतारने के लिए विवश कर देते थे। कपड़े उतारते ही वह उसके साथ बलात्कार करता था। फिर हथौड़ा, कुल्हाड़ी, चाकू, हॉकी स्टिक का प्रयोग कर बड़ी भयावह तरीके से उसे मार देते थे। और उन लड़कियों और महिलाओं को मारने के बाद मिखाइल पॉपकॉव चाकू से उन महिला के शरीर को फाड़ देते थे ताकि सिर्फ खून ही खून दिखाई दे और शव की पहचान भी ना हो पाए। और एक भी सबूत वहाँ छोड़ते नहीं थे क्योंकि वह एक खुद पुलिस वाला था। उसे पुलिस वाले के जितने भी नियम होते हैं, पैतरे होते हैं, उसे बखूबी पता था, जिस कारण से पुलिस उसे बड़ी आसानी से पकड़ भी नहीं पा रहे थे क्योंकि कातिल कोई और नहीं बल्कि एक पुलिस वाला था। मिखाइल पॉपकॉव इस तरह के कारनामे को अंजाम देने की शुरुआत 1992 में किया था और हर सप्ताह वह पुलिस की गाड़ी का ही इस्तेमाल करता था और फिर पेट्रोलिंग में निकल जाते थे। वेश्यावृत्ति के सामने गाड़ी लगाते थे या फिर पब के सामने ही। और वह अपने साथ शराब भी रखता था। जो महिलाएं और जो लड़कियां पब, बार और वेश्यावृत्ति से निकलती थी, यदि वह नशे में नहीं होती तो मिखाइल पॉपकॉव उस लड़की और महिलाओं को पीने का ऑफर भी देते थे। जो महिलाएं और लड़की शराब पी लेती थी उसे अपने गाड़ी में लिफ्ट देने के बहाने बैठाते और उसे सुनसान जंगल में ले जाकर वही हश्र करते, उसके कपड़े उतरवाते थे, फिर उसके साथ बलात्कार करते थे। बलात्कार करने के बाद से हथौड़ा, कुल्हाड़ी और चाकू से भयावह तरीके से मार देते थे। मगर मिखाइल पॉपकॉव नेक्रोफिलिया से ग्रसित थे, जिस कारण से वह मुर्दे के साथ भी संबंध बनाते थे, जिस कारण से वह जितने भी लड़कियों को जंगल ले जाते थे उसके साथ बलात्कार कर मारते थे। मारने के बाद भी उसके साथ संबंध बनाते थे। मिखाइल पॉपकॉव 1992 से लेकर 2011 ईस्वी तक इरकुत्स्क, अंगारस्क, ओब्लास्ट जैसे शहर में इसी तरह का पेट्रोलिंग करता रहा रात में और फिर इसी तरह लड़कियों को लिफ्ट देने के बहाने अपने गाड़ी में बैठाता रहा, जंगल ले जाकर बलात्कार करने के बाद फिर मारता रहा। लगभग 2 दशक तक मिखाइल पॉपकॉव इस तरह के कर्म को अंजाम देता रहा मगर पुलिस 2 दशक तक उसे पकड़ नहीं पाया था। फिर जनवरी 2011 ईस्वी में स्वेतलाना नाम की एक लड़की को जब वह लिफ्ट देने के बहाने अपने गाड़ी में बैठाकर साइबेरियन जंगल के बीचों बीच ले जाते हैं, उसके साथ बलात्कार करते हैं। बलात्कार करने के बाद मिखाइल पॉपकॉव स्वेतलाना को बुरी तरह से हथौड़ा, कुल्हाड़ी और चाकू से मारते भी हैं मगर स्वेतलाना नहीं मरती है। मिखाइल पॉपकॉव तो यह समझ चुका था कि यह मर चुकी है, वह अपने गाड़ी से वहाँ से निकल जाते हैं। जब एक अजनबी चरवाहा का नज़र स्वेतलाना पर पड़ते हैं तब वह साइबेरियन पुलिस को खबर देते हैं। साइबेरियन पुलिस को फ़ोन कर पूरी बात बताते हैं और साइबेरियन पुलिस जब वहाँ जाती है तो स्वेतलाना तब तक जिंदा थी और यह लड़की एकमात्र ऐसा सबूत थी जो जिंदा बची थी मिखाइल पॉपकॉव के मारने के बावजूद भी। और स्वेतलाना ही वह लड़की थी जिसके माध्यम से पुलिस मिखाइल पॉपकॉव को पकड़ने में भी कामयाब रही थी क्योंकि 3500 पुलिस वालों का जो डीएनए टेस्ट लिया गया था तो डीएनए टेस्ट जो 100% मैच किया था वो स्वेतलाना के शुक्राणु से ही मैच किया था क्योंकि मिखाइल पॉपकॉव स्वेतलाना को मारने से पहले उसके साथ बलात्कार किया था, जिस कारण से उसका शुक्राणु भी उसके अंदर था। यही वजह रहा कि जांचकर्ता को कातिल को पहचानने में जरा सा देर नहीं लगी और उन्होंने सीधे मिखाइल पॉपकॉव को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ करना शुरू कर दिया था। तो यही वजह था मिखाइल पॉपकॉव के लगभग 100 लड़की और महिलाओं के साथ बलात्कार कर मारने की, क्योंकि वह अपने समाज से बदचलन लड़की और महिलाओं को साफ कर देना चाहता था। मगर कानून को अपने हाथ में लेने का जो अपराध किया था यह किसी एंगल से न्यायिक नहीं था, किसी एंगल से सही नहीं था। हालांकि कुछ लोग यह भी मानते हैं कि मिखाइल पॉपकॉव ने जो काम किया था वह सही किया था, मगर कानून की दृष्टि से यह बिल्कुल अपराध है और घोर अपराध है। हालांकि जब पुलिस के सामने मिखाइल पॉपकॉव अपने गुनाह को कबूल कर लेते हैं तो उसे इस जुर्म के आधार पर जेल भेज देते हैं और इसकी सुनवाई अदालत में चलने लगता है। 2015 ईस्वी में अदालत में जज मिखाइल पॉपकॉव को 22 महिलाओं के साथ बलात्कार कर उसे मारने के जुर्म में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाते हैं। मगर जांच टीम अभी और भी जांच कर रहे थे। कारण यह था कि पुलिस को लगभग 90 महिलाओं का शव मिला था इसी तरह की भयावह स्थिति में। आगे जब जांच टीम मिखाइल पॉपकॉव से और भी पूछताछ करना शुरू करते हैं तो मिखाइल पॉपकॉव 65 महिलाओं के साथ बलात्कार और फिर उसे मारने की बात को कबूल कर लेते हैं, जिस कारण से अदालत मिखाइल पॉपकॉव को दोबारा आजीवन कारावास की सज़ा सुनाते हैं
और अभी मिखाइल पॉपकॉव साइबेरिया के केंद्रीय जेल में बंद है, जिसे विशेष प्रकार के सेल में रखा गया है जिसे ब्लैक डॉल्फिन कहा जाता है। तो यह थी कहानी एक ऐसे खूंखार सीरियल किलर का जो दिन में पुलिस की ड्यूटी ईमानदारी से करता था और रात में सीरियल किलर बन करके लड़कियों और महिलाओं को लिफ्ट देने के बहाने जंगल ले जाते, उसके साथ बलात्कार करते थे और मार दिया करते थे। और इसका जो मारने का पैटर्न था वह भेड़िया से मिलता जुलता था। यह चमड़ी को पूरी तरह फाड़ देता था जिस तरह भेड़िया फाड़ देते थे, जिस कारण से पुलिस वहाँ इसे वेयरवॉल्फ नाम की संज्ञा दिया था। और मिखाइल पॉपकॉव द वेयरवॉल्फ नाम से भी कुख्यात है। इसका अर्थ होता है मानव के रूप में भेड़िया, जो कि मिखाइल पॉपकॉव था। तो फिर मिखाइल पॉपकॉव के बारे में आपका क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और इसी तरह के फेमस सच्ची क्राइम स्टोरी के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।